नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिजीज बीमारियों में हमने देखा कि बीमारियों में शरीर की स्थिति क्या होती है, इनके क्या लक्षण होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टाइफाइड जैसी एक दो बीमारियों का भी हमने अध्ययन किया था। आज ये बीमारियों से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत जीवाणुओं से फैलने वाली जो डिजीज है, बीमारियां हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम डिजीज से संबंधित क्लास को। सबसे पहले देखते हैं एक नंबर पे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग है, उसका जो जीवाणु होता है उसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग से जो प्रभावित अंग है हमारे शरीर की जो त्वचा है वो कुष्ठ रोग से प्रभावित होती है। और पेरिफेरल तंत्रिका, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, कुष्ठ रोग से प्रभावित होता है या इसका प्रभाव वहां पे देखने को मिलता है। कुष्ठ रोग में देखेंगे हम कि कुष्ठ रोग के लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देंगे शरीर में। जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है तो वो लक्षण हमें देखने को मिलेंगे कि शरीर में गांठें बन जाती हैं, ठीक है, और हाथ और पैर की जो अंगुलियां होती है वो नष्ट होने लग जाती है, अर्थात उनके जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होती है, कहने का मतलब हाथ और पैर की अंगुलियां हैं वो गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग फैलने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आपका होता है किसी इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से, तो निश्चित तौर पे आपको कुष्ठ रोग होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो एक नंबर पे हमने कुष्ठ रोग से संबंधित बात की। दो नंबर पे बात करते हैं हम क्षय रोग की। क्षय रोग को तपेदिक भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसको हम आम भाषा में टीबी कहते हैं। ठीक है, क्षय रोग से संबंधित उत्तरदायी जो जीवाणु होता है उसकी हम बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होता है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। और क्षय रोग का जीवाणु है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसका जिक्र हो चुका है। क्षय रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आई बात समझ में? क्षय रोग शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग है वो निश्चित तौर पे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि श्वास से संबंधित बीमारी है। जिस व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, टीबी हो जाती है, उनका श्वसन तंत्र क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, जिससे उनको श्वास लेने में उनके लंग्स है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, प्रभावित अंग लंग्स है, फेफड़े हैं। ठीक है, और क्षय रोग के लक्षणों की बात करें तो आमतौर पे जो मुख्य लक्षण क्षय रोग के देखे जाते हैं वो है हल्का बुखार हो जाता है व्यक्ति को। ठीक है, थूक, जब व्यक्ति थूकता है तो थूक के साथ खून, रक्त आने लग जाता है। ठीक है, श्वास फूलना, थोड़े से चलते ही उनको लगता है कि श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास फूलने लग जाते हैं। ठीक है, और लगातार हल्की खांसी आती रहती है। ये इसके लक्षण है किसके? टीबी के। समझ में आ गई बात? इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है कि किसके माध्यम से ये फैलता है, तो ये हवा के द्वारा संचरण करने वाला रोग है। क्योंकि जब व्यक्ति खांसता है तो इसके जो जीवाणु है वो 1-2-3 मीटर तक, जब जहां तक उनकी श्वास पहुंचती है वहां तक हवा के अंदर क्या है, घुल मिल जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति उसके पास बैठता है, उनके संपर्क में आता है, तो निश्चित रूप से वो जीवाणु है श्वास के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और पूरे के पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसको क्या करते हैं, वो इफेक्टेड करते हैं, ग्रसित करते हैं, उनको अपनी चपेट में, जद में ले लेते हैं, जिससे हमारे लंग्स है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनमें कई सारी परेशानियां हो जाती है, घाव हो जाते हैं या फिर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से श्वास लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। और जब हम श्वसन नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है या श्वसन की प्रक्रिया वो बाधित होती है और व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। 3 नंबर बीमारी की बात करें हम तो वो है हैजा, जिसको
कोलेरा बोलते हैं, कोलरी बोलते हैं। इसके जीवाणु की अगर हम बात करें तो इसका जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है, उसको विब्रियो कोलोरी बोलता है, कोलोरी बोलता है। निश्चित तौर पे परीक्षाओं में इनके लक्षण, इनके लिए उनसे प्रभावित तंत्र, अंग और इसके जीवाणु का जिक्र आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे 1-2 डिजीज के प्रश्न हमें मिलेंगे पक्के पक्के, और उनमें इन्हीं बातों का जिक्र होगा। तो हमने मुख्य मुख्य जो डिजीज है जिनका परीक्षाओं में कई बार पीछे भी जिक्र हो चुका है, पूर्व की परीक्षाओं में जिक्र हो चुका है और अब भी आने की जिनकी पूरी संभावना है, इस प्रकार के डिजीज के जो मुख्य जीवाणु हैं, उनके प्रभावित होने वाले तंत्र हैं, उनके लक्षण हैं, उनका जिक्र किया है। तो हैजा में जो प्रभावित तंत्र है वो क्या होता है? पाचन तंत्र, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर क्या करता है? वो चोट करता है, उसको अपनी जद में लेता है और प्रभावित अंग आंते व आहार नाल, हमारी आंतों के अंदर उसका क्या है? प्रकोप फैल जाता है, हो जाता है। अच्छा, इसके लक्षणों की बात करें कि हैजा के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो हैजा के लक्षण में देखें हम कि व्यक्ति को क्या होने लग जाती है? बार बार उल्टी होने लग जाती है। उल्टी होने से उनके शरीर का पानी है वो निकल जाता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण का मतलब पानी की कमी होना, शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है और साथ साथ में दस्त भी लगता है। और उल्टी दस्त लगातार होते होते व्यक्ति की जो शक्ति है, ताकत है, वो क्षीण हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और जो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी और घातक होती है। हैजा से कभी कभी हैजा जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर समय पे इसका उपचार न किया जाए। तो हैजा से संबंधित मुख्य बातें ये थी हमारे सामने। अब हम बात करते हैं 4 नंबर को, डिप्थीरिया, जिसको रोहिणी भी बोला जाता है। ये हमारे कंठों में, गले में होने वाली बीमारी है। ये भी श्वसन संबंधी बीमारी है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया रोहिणी का जीवाणु की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया रोहिणी का जीवाणु है, उसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है ना, याद रखने वाला नाम है, क्योंकि इतने बड़ा नाम है, उसको निश्चित तौर पे परीक्षा की दृष्टि से है वो डाल देते हैं। दूसरा, हमने बात की थी कि डिप्थीरिया रोहिणी है वो श्वसन से प्रभावित संबंधित डिजीज है। तो निश्चित तौर पे इससे प्रभावित होने वाला जो सिस्टम है, तंत्र है, वो भी कौन सा होगा? श्वसन तंत्र होगा। ठीक है, और श्वसन तंत्र में प्रभावित अंग की हम चर्चा करें, बात करें तो हमारी श्वास नली है वो डिप्थीरिया डिजीज से क्या होती है? प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं रोहिणी के लक्षणों की कि डिप्थीरिया में व्यक्ति में कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो व्यक्ति में क्या है? तेज बुखार आता है, अर्थात जो ज्वर है, जो बुखार की है वो कैसा होता है? तेज होता है। दूसरा, श्वास लेने में क्या होती है? पीड़ा होती है। जैसे व्यक्ति श्वास लेता है तो उसको दिक्कत होती है, पीड़ा महसूस होती है, और श्वास जब नहीं ले पाता है तो निश्चित तौर पे दम घुटना भी शुरू हो जाता है। ये डिप्थीरिया रोहिणी के जो मुख्य लक्षण है वो है। और इसका कारक की हम बात करें तो प्रत्यक्ष संपर्क, निश्चित रूप से ये डायरेक्ट अगर हम किसी ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें भी इस प्रकार की दिक्कत या ये रोग डिजीज होने की संभावना बन सकती है या हो सकती है। नंबर 5 बात करें हम काली खांसी। आमतौर पे हम सर्दियों के मौसम में देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं जिनको खांसी हो जाती है, और खांसी होने के कुछ ही टाइम बाद वो इस प्रकार से खांसते हैं जैसे कुत्ते की जैसी आवाज आती है, भो भो की आवाज आती है ना, गला फट जाता है, उसको कुक्कर खांसी भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके जीवाणु की अगर हम बात करें, कुक्कर खांसी के लिए उत्तरदायी जीवाणु है वो बार्डेटेला परटूसिस, बड़ा शानदार नाम है इसका और कई बार परीक्षाओं में इसका जिक्र हो चुका है, बार्डेटेला परटूसिस का। तो इसके लिए उत्तरदायी किसके लिए? काली खांसी के लिए, कुक्कर खांसी के लिए उत्तरदायी जीवाणु होता है। और प्रभावित तंत्र, निश्चित तौर पे खांसी आ रही है तो श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है, क्योंकि श्वसन तंत्र प्रभावित होगा तो बार बार उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो क्या है, खांसी चलेगी, और वो खांसी इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेगी कि कुत्ते की जैसी आवाज आएगी। उसके से प्रभावित अंग की बात करें तो निश्चित तौर पे श्वास नली उससे प्रभावित होगी।
मुख्य लक्षणों में इसके खांसी आती है, बलगम भी बनना शुरू हो जाता है, सांस के साथ हू की आवाज, बड़ी भारी मतलब डरावनी आवाज आने लग जाती है, जुकाम भी होता है और हल्का बुखार होता है। ठीक है, नाक से पानी भी लगातार बहता रहता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं काली खांसी के। हमें तो ध्यान में रखना है मुख्य रूप से इसके लक्षण, इसके श्वसन तंत्र, इससे प्रभावित होने वाला अंग और इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु है वो बार्डेटेला पर्टुसिस, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना है इसकी, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। नंबर 6 बात करें हम सिफिलिस। सिफिलिस एक एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज टाइप की बीमारी है। इसको उनदंस भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम हम उनदंस बोल सकते हैं इसको। ये मैंने लिखा भी है, ये एसटीडी की श्रेणी में आता है। जीवाणु इसका सिफिलिस के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है इसको ट्रेपोनेमा पोलिडम कहा जाता है। ठीक है, प्रभावित तंत्र निश्चित तौर पे ये हमारे तंत्रिका तंत्र पे क्या करता है, वार करता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ग्रसित करता है, अपनी जद और चपेट में लेता है, जिसकी वजह से हमें कई सारी दिक्कतें हो सकती है। प्रभावित अंग में बात करें तो हमारे जननांग और मस्तिष्क, ये जननांग और मस्तिष्क दोनों को अपने जकड़ में जकड़ लेता है। इसका कारक की हम बात करें तो निश्चित तौर पे ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, डायरेक्ट संपर्क से क्या है होता है ये। और मुख्य लक्षण देखें तो सिफिलिस में जो जननांग होते हैं उन पे चकते बन जाते हैं, रिंग शेप गोलाकार चकते बन जाते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क पे अगर इसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो लकवा होने की, पैरालिसिस होने की भी संभावना रहती है। त्वचा पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से इसके ध्यान में रखने वाली मेन बात एक तो ये है कि ये एसटीडी टाइप की डिजीज है और इसका जीवाणु तंत्र और इसके लक्षण है। ठीक है, कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेते हैं, डिजीज दे के उसके लक्षण दे देते हैं और बोलते हैं मिलान करो कौन सा उसका पर्टिकुलर लक्षण नहीं है, कौन सी बीमारी के लक्षण नहीं है। ठीक है, या फिर इनको मिलान करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जीवाणु से संबंधित तो संभावनाएं निश्चित तौर पे बनी हुई होती है। नंबर 7 पे बात करते हैं हम प्लेग की। राजस्थान प्लेग से भली भांति परिचित है क्योंकि प्लेग जैसी बीमारियों का प्रकोप अब तो कम है, लेकिन पहले राजस्थान में बहुत ज्यादा होता था। तो प्लेग बीमारी का जो जीवाणु होता है उसके लिए जो उत्तरदायी जीवाणु होता है उसको पास्चुरेला पेस्टिस कहा जाता है। निश्चित तौर पे याद रखने की बात है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये, क्योंकि ये चूहों के काटने से या चूहों के किसी भोजन में या किसी मतलब इसमें चूहों की कीटों की ज्यादा है क्या रहती है। और हमारे राजस्थान में करणी माता के मंदिर में जो देशनोक में है उसमें चूहों की बहुतायत पाई जाती है। फिर भी माता रानी का इतना आशीर्वाद है कि हमारे उन चूहों से हमें किसी प्रकार की दिक्कत अभी तक नहीं नोट की गई है और शायद आगे भी फ्यूचर में नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि चूहे इतने होने के बावजूद भी तो ये चूहों से संबंधित डिजीज है, इसलिए हमारे मंदिर में चूहे बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो पूछने का जो क्राइटेरिया वो भी हमारे राजस्थान की परीक्षाओं में क्या रहता है, ज्यादा रहता है। प्रभावित अंग की बात करें, कांख, कांख मतलब बगल में, और फेफड़े, हमारे लंग्स भी इससे प्रभावित होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी, वो भी इसकी जद से नहीं बच पाते हैं। ठीक है, लक्षण देखें इसके, जो प्लेग होता है इसके लक्षण, इसमें तेज बुखार आता है। ठीक है, कांख में गिल्टी हो जाती है। गिल्टी मतलब ऐसे कांख के अंदर गांठ टाइप पे, मतलब पक्की पक्की जो घूमने वाली, हिलने डुलने वाली, ऐसे मतलब हाथ लगाओगे तो ऐसे लगेगा कि पत्थर के गिल्टियां, सिक्के जैसे, पत्थर जैसे छोटे छोटे बन जाएंगे। ठीक है, इसमें व्यक्ति को कभी कभी क्या है, बेहोशी भी होने लग जाती है। ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कीट, चूहे। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से ये फैलता है। अब हम बात करें नेक्स्ट, गोनोरिया, जिसको सुजांक
रोग भी बोलते हैं। महत्वपूर्ण डिजीज है निश्चित तौर पे। और ये रोग भी एसटीडी टाइप की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में आता है और इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु है वो नाइसेरिया गोनोरिया ही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र बहुत बार हुआ है। मैंने कई परीक्षाएं दी है तो कई परीक्षाओं में मुझे ये मिला भी है, इसीलिए इसका जीवाणु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाइसेरिया गोनोरियाई। प्रभावित तंत्र की बात करें तो इसमें प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है और पर्टिकुलर अंग में मूत्र मार्ग है वो गोनोरिया से, सूजांक रोग से क्या होता है, प्रभावित होता है। कारक की बात करें तो प्रत्यक्ष संपर्क से होता है। और लक्षणों पे हम चर्चा करें तो जो गोनोरिया रोग है, ठीक है, सूजांक रोग है, इसमें मूत्र मार्ग में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में भी दिक्कतें होती है और गले में भी परेशानी होती है। तो ये हमारे मुख्य जो जीवाणुओं से जो होने वाली जो संक्रामक बीमारियां थी, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो ये जीवाणुओं से संबंधित या जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारियां थी उनका हमने संक्षिप्त रूप से अच्छे तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से हमने इनका क्या किया है, अध्ययन किया है। आज की क्लास हमारी जीवाणुओं से संबंधित डिजीज तक ही रहेगी, क्योंकि जो विषाणुओं से होने वाली डिजीज है उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में, प्रोटोजोआ कॉक से होने वाली डिजीज का भी अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।